अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 21 दिसंबर है और अब 48 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनकाद होना है। जिस वक्त इलेक्शंस का मामला चल रहा था, सवाल सबसे बड़ा ये था कि क्या तमाम सियासी जमातों को इन इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। माजी में भी पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए, किसी ना किसी सियासी जमात का ये शिकवा रहा कि कोई और जमात फेवरेट है और उसको रियासती जबर का सामना है। सवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं। लेकिन अब जब के इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं, जमा करवाए जा रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक मामलात चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लग ये रहा है, तासुर ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्ड ही खींच ली गई है। बड़े संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बिलाशुबा बहुत सारी ऐसी अब वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हुई नज़र आती हैं कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कागजात नामजदगी के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। उनसे कागजात नामजदगी छीनने जाने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार, मुतवक्के उम्मीदवार जो माजी में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते रहे, उनके बयानात सामने आ रहे हैं। वो सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। हालिया जो अब इंतखाबात होने वाले हैं उनमें हिस्सा ना लेने का ऐलान कर रहे हैं। और कल हमारे शो में नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने ये दावा किया कि पंजाब में ख़ास तौर पर हल्के मुस्लिम लीग नून के लिए खाली करवाए जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ किस किस्म का घोड़ा साबित हुई। पाकिस्तान में हमेशा इदारे जो हैं उनकी कोई ना कोई जमात फेवरेट रही। 2018 में भी थी, 13 में भी थी, 8 में भी थी, उससे पहले भी रही है। लेकिन इस मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद ड्राइंग रूम्स में मसरूफ़ है और गालिबन उसको ये लगता है कि उसके करने का काम, यानी कि अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, उसमें दिलचस्पी नज़र नहीं आती। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जारी है और जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी तरफ से गुज़श्ता रोज़ उनकी जमात ने ऐलान किया था कि वो 3 हलकों से इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और अपने आबाई हल्के मियाँ वाली से वो इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। और उसके हवाले से मुख्तलिफ कानूनी आरा मौजूद हैं कि जिस किस्म के केसेस का उन्हें सामना है, तोशाखाना में उनकी सज़ा मुअत्तल होगी, नाअहली बरकरार है। कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद मौजूदा स्टेटस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन फिर एक राय ये भी मौजूद है इस हवाले से। बैरिस्टर गौहर खान जो ख़ुद कानूनी माहिर भी हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की इमरान खान साहब के स्टेटस के हवाले से। वो ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है। कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की कोर टीम में शामिल एक और अहम रहनुमा शुएब शाहीन साहब, वो क्या फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मुख्तलिफ अपनी अर्जियां लेकर गए और बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें शिकवा सुन लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। पीटीआई को हर लिहाज से क्रश करने, इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने का हर हरबा और हर तरीका वारदात इस्तेमाल हो रही है। हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। इन आरओस को तब्दील होना चाहिए। हर पार्टी का हक है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। इसी दौरान हमने देखा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका दौरे अमरीका, उस दौरान जो गुफ्तगू हुई, जो उनकी मीटिंग हुई बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, उसके हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई। पाकिस्तान का लोकल मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात यकीनी हैं। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक पार्टिसिपेंट, इसके जो शरीक थे, इनको कोट करते हुए ये गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन अगर इंतज़ामी मामलात की वजह से 1-2 हफ्ते का डिले आता है तो मैनेजरियल इशूज़ की वजह से वो मुमकिन है। लेकिन हर सूरत में सेनेट के इलेक्शन से पहले, यानी कि मार्च से पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये इंतखाबात कैसे होंगे, इसका मंजरनामा कैसा होगा और इसमें जो अब कानूनी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर कानून जनाब जहांगीर जदून साहब और सीनियर सहाफ़ी
इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन से वाबस्ता हैं, वो मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं ज़रा सियासी बात से करना चाहता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इसके नतीजे में एक हुकूमत ने कायम होना है। हम लोग जब अपने घर में खाना भी पकाते हैं तो बड़ा कोशिश होती है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं जो गले सड़े ना हो, बासी ना हो, ताकि जो खाना है वो मुज़रे सेहत ना हो। यहाँ पर जो इलेक्शन किया जा रहा है इस मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए, उसके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जिस किस्म की अनामलीज, जिस किस्म की चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं, तो इसके नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी, क्या वो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है और इस बात का इदराक है किसी को? जी शुक्रिया नकवी साहब। देखिए, प्रोसेस तो लगभग यही रहा है हमेशा सियासत में, और इलेक्शन का प्रोसेस प्री पोल, पोल के दिन और पोल के बाद हमेशा पाकिस्तान में मुतनाज़ा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने बड़ी कोशिश की कि हम बैलेट के ज़रिए इक़्तिदार में आए, हम आवाम के लाडले बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमातें हैं, ऐसी सियासी रहनुमा हैं जो प्रेफर करते हैं कि वोट के ज़रिए नहीं आए बल्कि सिलेक्शन के ज़रिए आए। अच्छा, एक बड़ी सीधी सादी बात है, अगर बाजार में कोई चीज़ बिकने को तैयार है तो खरीदार तो बहुत हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा ये अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिफीट करने की कोशिश में लगी रही। हमने कोशिश की कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, अवाम के वोट को इज्जत मिले, बैलेट पे डाका ना पड़े। इसीलिए आपने देखा कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मैदान के अंदर है। जो इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, जो तरीक़ेकार होता है, वो ये होता है ना कि आप अवाम में जाएं अपनी बात लेके, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप वर्कर्स कन्वेंशन करें एंड लोगों को बताएं कि आपके पास आगे के लिए उनका क्या प्रोग्राम है, यूथ के हवाले से क्या प्रोग्राम है, किसान को आप क्या देंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातें ड्राइंग रूम में बैठी सियासत कर रही हैं, वहाँ से बयान आ जाते हैं, वहीं पर उनकी चंद एक ख़ास अशख़ास है, उनके इजलास हो रहे हैं, और कुछ जमातें तो ये भी नहीं कर रही हैं। तो फिर मुझे बताए ना कि इलेक्शन कौन लड़ा है सिवाय पीपल्स पार्टी के? तो ये जो अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो है ये रहेगा। और फिर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल ख़त लिखा था कि जी चीमा साहब को हटाएं। आज 2 दिन गुजर गए, उसके ऊपर किसी ने कोई कान नहीं धरा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, उसकी राय और उसके हुक्म का ये हाल है विद द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कहा जाए? नहीं, मेरा सवाल अभी एड्रेस नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था कि इस प्रोसेस के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत, आपको लगता है कि उसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी होगी, इतनी अवामी बैकिंग होगी, इतनी साख होगी? शिकायत हैं कुछ लोगों को, डिलिमिटेशन के हवाले से हैं, कुछ बार के लोगों ने लिखा है, उसके ऊपर उन्होंने, बार के प्रेसिडेंट ने शायद कहा है कि मुझे बगैर दिखाए, मेरी बगैर इजाज़त के कह दिया। देखिए, डिलिमिटेशन की अनॉमलीज को हर दफ़ा होंगी, लेकिन उसको ये रीज़न बना के कि जी पहले उनको एड्रेस किया जाए और फिर इलेक्शन कराया जाए, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना कराएं, क्योंकि उसमें तो 6 महीने लगेंगे। तो पहले ही 6 महीने हो गए और 6 महीने और तो साल आप गुजार देंगे, तो ये तो फिर अगेन इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको रीज़न ना बनाया जाए। तो ठीक है, हमें भी रिजर्वेशंस हैं, बट वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस। सही, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं और वक्त के साथ शायद दुरुस्त हो जाएं। सही। शर्मिला फारूकी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब, आप मुझे बताइएगा कि पीटीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है, और जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं और उसकी सपोर्ट में वो इनफ वीडियो एविडेंस भी शेयर कर रहे हैं कि उमैर नियाज़ी, उनके वालिद ने कागजात नामजदगी हासिल किए, उनसे उन्होंने कहा कि डीएसपी ने छीन लिए, शिकायत कराने के लिए आरओ के पास गए, आरओ के साथ बैठ के वही डीएसपी चाय पी रहा था। फिर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब चालान जमा करवाने जाते हैं तो फिर वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, उधर हरासा किया जाता है। कहीं पर
कोई मुतवक्के कैंडिडेट है उसको पुलिस के जानिब से हरासा किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। जबरान नासिर साहब ने एक ट्वीट किया, मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा कि मैंने 2008 में, 13 में, 18 में भी कागजात नामजदगी हासिल किए थे। इस मरतबा जब हासिल किए तो उनको आरओ की तरफ से, ऑफिस की तरफ से फ़ोन आया कि हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें हुक्म दिया है कि आप डेटा इकट्ठा करें कि कैंडिडेट्स कौन हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, डू यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल, या फिर जो आइन कहता है इलेक्शंस को साफ और शफाफ बनाने के हवाले से आर्टिकल 218 से 224 तक जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, आपको लगता है कि वो फॉलो हो रहे हैं इन देयर ट्रू स्पिरिट? अब मैं जो आपकी आखिरी बात है उसको पहले ले लेता हूँ। देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी आइनी जिम्मेदारी है, जो आर्टिकल आपने मेंशन किए हैं, आर्टिकल 218 और 219, बेसिक जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक इलेक्शन को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड एज पर लॉ मुमकिन बनाए। अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर अपॉइंट हो चुके हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी हो गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, फिर उन्होंने कहा जी अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो देर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज पर द इलेक्शन एक्ट 2017। अगर वो डीसी हैं या एसी हैं, जो भी हैं, जब वो इलेक्शन की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में काम कर रहे हैं। लेट्स से किसी बंदे के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, उसको कोई हर्डल पेश आ रही हैं, तो सबसे जो पहला काम है उनका, वो जाके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इन राइटिंग मटेरियल भी दे और इन राइटिंग वो ऑन पेश करे कि ये वाला मुझसे वाक़ हो गया। देखिए ना, ट्विटर पे दे देना, वीडियो चला देना, ये तो काफ़ी नहीं, जब तक इन टाइम ये चीज़ें होती है ना, इस तरह चीज़ें आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो क्रिमिनलाइज चीज़ों का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे कोई ऐसी, देखो ना, अगर आप टाइम गुजर गया है पेपर सबमिशन कराने का तो आप तो गए, फिर अगर आपने उनको इन टाइम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की टेबल पे नहीं छोड़ा या उसकी नोटिस पे नहीं लाए विद एविडेंस, तो आपका तो केस ही आगे नहीं चलेगा। वो कहेंगे जी वो वीडियो का, जी वीडियो छोड़े, वीडियो का तो साबित करने का जो लॉ है वो जनाब खोसा साहब, पता नहीं अब अल्लाह उनको खुश रखे, वो इतना सख्त बना गए कि कोई वीडियो साबित ही नहीं होती कोर्ट में, करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल। लेकिन जहांगीर सिद्धून साहब, यहाँ पे तो मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान की वाज़ेह तौर पर एक पॉपुलर और बड़ी जमात, उसके साथ बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक हिदायतनामा जारी करती है कि अगर आप हमारे टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, किसी को ना बताएं कि आपको हमारा टिकट चाहिए या आप हमारे टिकट पर लड़ रहे हैं, छुपा के अपने लिए एक कवरिंग कैंडिडेट ढूंढें, अपने प्रपोजर और सेकेंडर की हिफाजत करें, खुद ना जाएं अपने लिए नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए, खुद ना जाएं उन्हें जमा करवाने के लिए, स्क्रूटनी के लिए भी ना जाएं, और अपनी और अपने अहलो अयाल की, बच्चों की, तो ये सूरत हाल है। और आप कह रहे हैं कि वो शख्स जो कि जिसको ये शिकायत है वो जाए और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हो जाए। उनको तो ये ख़तरा है कि हम ये बता देंगे कि हमारी कोई शिकायत है या हम PTI से मुतवक्के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हमें उठा लिया जाएगा। नहीं, देखें आप, नगरी चौपट राज नहीं है जो आप बता रहे हैं। पूरा पाकिस्तान है, सोशल मीडिया आप खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसके अलावा जो प्रोविजन है वो SOPs में ये है कि बंदा खुद जो है वो ज़रूरी नहीं है जाए, उसे कोई जो अथॉरिटी लेटर लेकर, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके भी कागज़ जो है वो जमा करा सकता है। तो ये नहीं है कि अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो कहते हैं सिर्फ मेरी चॉइस का बंदा आ गया। वो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लामाबाद में खुला हुआ है, ये तो नहीं कहेगा जी हम बंद कर रहे हैं। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है, हर लेवल पे एक पौधा जो होता है उससे बड़ा बंदा होता है। अगर उनको तकलीफ है किसी डिप्टी कमिश्नर से तो वो ऊपर जा सकते हैं, चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि ये लाते हैं, इस तरह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम इस तरह इलेक्शन में, आपको पता है केस तो पोलिंग डे तक आते रहते हैं, पोलिंग डे पे झगड़े होते हैं, फायरिंग होती है। इस पाकिस्तान के अंदर फॉर लास्ट 76 ईयर आप इलेक्शन देखें, कोई पीसफुल इतना नहीं होता कि हम फौज को क्यों बुलाते हैं, वो इसलिए बुलाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। लोग बक्से उठा के, आप डस्का में देखें ना क्या हालात हुए थे, वो धुंध के अंदर रिटर्निंग अफसर और पोलिंग अफसर को गायब कर दिया गया था। सही, जहांगीर सिद्धून साहब जी जी, जहांगीर रहते हैं, लेकिन इन मामलात के लिए देखें ना कोई मैकेनिज्म भी होता है। ये नहीं होता कि बंदा आके तो रोना पीटना शुरू कर दे जी कि हमें मारते हैं, हम ये नहीं करते। मैकेनिज्म है उनके पास, अगर सपोर्ट है तो वो इंशाल्लाह उनका काम है कि वो जाएं इलेक्शन कमीशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं एविडेंस के साथ, फिर आगे मेरे ख्याल में काम होगा उनका। सही, जहांगीर सिद्धून साहब, आई कम बैक टू यू। इफ्तिखार शरीफ साहब, मुझे ये बताइएगा, शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा मुतनाज़ा रहा है इलेक्शन और इलेक्शन का अमल, तकरीबन एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पर सारे लोग। 2002 सिर्फ रिसेंट हिस्ट्री देख लें, एक नई जमात बनाई गई, काफ लीग, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पैट्रियट बनाई गई। 2008 देख लें,
एक पार्टी की लीडर को ही जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। 2013 देख लें, 2 सियासी जमातें, उनको दहशतगर्दी का खतरा था, वो कैंपेन ही नहीं चला सकी। 2018 में देख लें, मुस्लिम लीग नून जो है उसके कैंडिडेट्स के साथ एक बड़ा बुरा रवैया था। फिर जिस तरीके से जहाज़ भर भर के जहांगीर तरीन आज़ाद उम्मीदवारों को इकट्ठा कर रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये तासुर था कि बैकग्राउंड में है। बट हैविंग सेड दैट, इन सब को जवाब बना के जो 2024 में हो रहा है, क्या एक तो ये बताएं कि ये हमेशा की तरह ही हो रहा है या उससे कुछ ज़्यादा अपस्केल हो गया काम? दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल एंड दिस इज़ यूनिक लेवल। आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले शायद पाकिस्तान में हमने ऐसी नज़ीर नहीं देखी। और आप उससे भी ज़रा पीछे चले जाएं, गोया कि 70 का इलेक्शन था जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ा फेयर इलेक्शन था, बट उसके ना तो नताइज को माना गया और ना इंतकाल इक़्तिदार किया गया। नताइज हमारे सामने हैं। उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 77 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन को भी डिप्टी कमिश्नर्स का इलेक्शन कहा गया और कहा गया कि शायद उन्होंने सारे इलेक्शन को रिग किया। और उसके बाद अब देखिए पूरी लंबी तवील हिस्ट्री है। गोया कि 13 के इलेक्शन को इमरान खान साहब आरओ का इलेक्शन कहा करते थे, आपको याद है। जरदारी साहब भी कहते थे। और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के तो ज़ुमा की फ्लोर ऑफ द हाउस तकारीर पड़ी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुक़्तदर क़ुव्वतें ये नहीं चाह रही थी कि हम इक़्तिदार में इस बार, तो हम नहीं आए। तो मेरे ख़्याल में ये रविश तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा गिला उन सियासी जमातों से है कि जो इम्प्रेशन ये देती हैं कि वो जमहूर की नुमाइंदा जमातें हैं, वो आवाम के साथ खड़ी हैं, वो पब्लिक मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आती हैं, उनका सब कुछ ओढ़ना बिछोना आवाम के साथ है, बट वो इस तरह के कंप्रोमाइज़ में जाती हैं। तो अब भी खुल के लोग बात नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त लोगों को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर इससे पहले सियासी सप्रेशन की मिसाल हमें नहीं मिलती। गोया कि एक नया लेवल है जिसमें लोग अगर अपने नॉमिनेशंस पेपर लेने जाते हैं या जमा कराने जाते हैं तो वहाँ खड़ी पुलिस उनसे कहती है कि आपके खिलाफ तो मुकदमा, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी सरगोदा में क्या हुआ, यही कुछ हुआ है ना कि पीटीआई का गया है आप शख्स अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए, पुलिस खड़ी थी, गिरफ्तार करके ले गई। मियांवाली में क्या हुआ, इसी तरह अटक में क्या हो रहा है, ये लोधरा में मियां शफीक अरानी का बयान देखा, गुजरात में वो शाह साहब है उनका बयान देखा, बाकी लोगों का। प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ सियासी जमातों को ये इम्प्रेशन दिया गया है या उन्होंने एक उनको मिला है कि शायद वो अगले इक़्तिदार के अंदर कहीं ना कहीं उनके लिए कोई जगह मुतय्यन कर दी गई है, लिहाजा इस सारे मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई शोर नहीं मचा रही। और एक जमात क्योंकि विक्टिमाइज़ हो रही है तो उनका ख्याल ये है कि बस ठीक है, उनको होने दें, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो लिहाजा बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये रवैये माजी में भी रही हैं और अभी भी जारी हैं। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसकी एक नई नज़ीरें हम देख रहे हैं कि जिससे पहले हमें देखने को नहीं मिली ना। अब आप ये है कि कोई एक सियासी जमात वर्चुअल उसको जलसे करने पड़े हैं। वह पाकिस्तान में पहले कभी हमने देखा है, लेकिन किसी सियासी जमात की जानिब से आपने कोई एक लफ्ज़ मजम्मत सुना हो या कोई एक जमात ये कहते हुए सुनती पाई गई हो कि उस दिन इंटरनेट क्यों बिठाया गया? 2013 में हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑनलाइन खिताब करने पड़े थे। एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बाराकों में जलसा कराया था, उसको दहशतगर्दी के खतरात थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर ऐसा था। और ऐसा भी था कि ANP के लोगों को शहीद किया गया जलसों में, आपको याद होगा बिलोर साहब उनके साथ। अब सूरत हाल ये तो नहीं है कि ये कुछ सूरत हाल हो। और मैं जदून साहब बड़े हमारे भाई हैं जो बात वो कर रहे हैं कि फोरम मौजूद हैं। भाई मेरे, इलेक्शन कमीशन जहां आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा आहा चीमा को कह रहे हैं कि हटा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुनी नहीं जा रही, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में लोग रिटर्निंग अफसरान के सामने अपनी दरख्वास्तें लेके जाएंगे और उनको फौरी तौर पे सुना जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। अब जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, अगर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि सिलेक्शन के बाद एक खैर निकले, स्टेबिलिटी आए, उस हुकूमत के को तस्लीम लोग करें, तो बेहतर है कि फिर जो उस वक्त ज्यादती है और उसके ऊपर सब मिलकर आवाज़ उठाएं। सही। शराई साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जदून साहब, मिला फारूकी साहब मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है उसका कल तक फ़ैसला कर लें। वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। अब इस फ़ैसले के क्या मुज़मरात होंगे, क्या असरात होंगे, इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, और अगर इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होता व्हाट डज़ दैट मीन कि क्या तहरीक इंसाफ डीलिस्ट हो जाएगी और उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे और फिर जो मामला है कि 70 नशिस्तें जो कि मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, फिर इसका मतलब यह है कि वो उस दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। साथ ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही जुड़ी मुख्तलिफ मामलात हैं उनके ऊपर। जहांगीर जदून साहब मुझे बताइएगा कि अब ये मामला इसके ऊपर कल तक अगर फ़ैसला आ जाता है और एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से लोग पुरयकीन हैं, दावे कर रहे हैं कि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलने वाला। आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है? आपने केस को फॉलो किया? नहीं, अब मैं ये प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकता कि उनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। वैसे मैं ये भी पर्सनली चाहता भी हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल एरिना से इस तरह नहीं निकालना चाहिए कि अगर उनका केस मेरिट पे बनता है, क्योंकि फैसला महफूज था तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी कल आप इसका अनाउंस करें। तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये कल जी का जो फैसला आएगा अगर इनके हक में ना है तो ये फिर दोबारा उसी पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट से इनको हो सकता है वहाँ से भी कोई रिलीफ भी मिल जाए कि जी इनका जो है इलेक्शन था वो ठीक था या जिस तरह भी है। लेकिन ये अब कल पता चलेगा कि जब फैसला आता है तो ये कैसा फैसला आता है। अगर इनके हक में आ गया तो फिर तो ठीक है, अगर इनके अगेंस्ट आ गया तो फिर ऑब्वियसली इनको तो वो बैट इलेक्शन कमीशन तो नहीं देगा, तो फिर इनको लाजमी तौर पे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। कानूनी लिहाज से बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि शायद फिर तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान नहीं होगा, कोई और निशान, उनको घड़ी का निशान मिल जाएगा या नलके का निशान मिल जाएगा। लोगों के जहन में ये है, ज़रा ये समझाएं। एज ए जमात अगर देखें ना, एज ए जमात अगर ये निशान इनको नहीं मिलता तो फिर या तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर अगर कोई हाई कोर्ट या ऊपर कोई कोर्ट फैसला करती है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर वो इस निशान पे लड़ेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा देखें ना, माजी की बात याद करें कि जब नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया तो उसके बाद एक प्रॉक्सी पिटीशन जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भेजी गई कि जी आप जो है ये बंदा जो है जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट किस तरह रह सकता है पार्टी का। और उनके 14 सेनेटर से उनके टिकट कन्फर्म निशान लगा हुआ था शेयर का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम आपके ये वाला निशान और ये नॉमिनेशन पेपर नहीं मानते, आप वापस करें। फिर वो वापस हुए, फिर वो आज़ाद कैपेसिटी में इलेक्शन लड़े। ये सारी राय इन्होंने खुद हमवार की हैं PTI वालों ने। हम ये नहीं चाहते कि इनके साथ ही काम हो, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि PTI वाले आप किसी बंदे को आज बुलाते तो उनसे पूछ लेते कि आपको कोई अपने जो काम करते रहो उन पर कोई आपको पछतावा है, कोई आप कहते हो गलत काम किए हमने, किसी की प्रॉक्सी बने या ऐसे ऐसे काम किए जो आपने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए और आज वो ही काम इनके साथ दोहराए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए, लेकिन आप देखें ना एक पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि उस वक्त क्या हालात थे, अभी क्या हैं या फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। कल ये मामला किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अब पेश आ सकते हैं और डेफिनेटली आएंगे, 5 साल के बाद आए, 7 साल के बाद आए। ये आज जो एग्जाम्पल सेट हो रही है इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दोबारा जिंदा होगी। जो लोग करा रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनको पता होता है, उनकी यादाश्त होती है, मेमोरीज होती हैं कि आज कल हमने इस पार्टी के साथ किया था, आज इसके साथ करना है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जाहिर है कि जब आप किसी के साथ करते हैं तो मुड़ के नाइटमेयर की तरह ये पीछा करते हैं। मुझे लगे हाथ तो ये भी बता दें कि आज इसहाक डार साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है कि पोलिंग डे को तब्दील किए बगैर जो इलेक्शन शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की जाएं और रिलैक्स किया जाएगा। जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का डेट है यानी कि कल, उसको 2 दिन या 3 दिन रिलैक्स कर दिया जाए। ये पॉसिबल है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि देखें इलेक्शन के साथ जो जिस तरह आप कह रहे हैं जी छीन भी रही हैं पेपर या दूसरे तीसरे काम है, तो ये 3 दिन बहुत कम होते हैं। और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है बहुत बड़ी है। आप 3 साल के रिटर्न फाइल करें सारे डिपेंडेंट के अपने, फिर आप हर एक बंदा जो है वो फूक फूक के कदम रखता है कि ऐसा कोई चीज़ एक चीज़ रह गई तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरा जो अपोजिंग कैंडिडेट होता है उसकी नज़र में होती हैं चीज़ें, तो वो सबसे पहले तो अपने अपोजिट के नॉमिनेशन पेपर जो है फोटो कॉपी लेता है कि इसने क्या मेंशन किया है नहीं किया। तो मेरा भी जाती ख्याल है अगर 1-2 दिन इसको आगे कर दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द इलेक्शन डेट, ये इलेक्शन डेट नहीं डिस्टर्ब होगी, सिर्फ सिक्योरिटी का प्रोसेस जो है ना वो उन्होंने ज्यादा दिन रखे हुए हैं, वो जरा कम हो जाएगा। सिक्योरिटी उसको स्क्वीज कर लिया जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। जी इसमें अगर 1-2 दिन दे दिए हैं तो ये बेहतर है क्योंकि लोग जो है काफी डिफिकल्टी में। सही। शर्मिला फारूकी साहबा, पीपल्स पार्टी जो है वो
कुछ वक्त से हमने देखा था कि वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, और आप लोगों ने बार बार कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको इंतखाबी दौड़ में शामिल भी होना चाहिए, ये मैदान खाली करवाने का तरीका दुरुस्त नहीं है। आप लोगों ने एक जो पाबंदी की तजवीज़ थी PDM दौरे हुकूमत में कि PTI को बैन कर दिया जाए, उसकी भी मुखालफत की थी। लेकिन जब से ये बलूचिस्तान का ब्रेक थ्रू हुआ है तो देख रहे हैं हम कि पीपल्स पार्टी जो है उसने लोअर कर लिया अपनी टोन ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पर, और आपने ये भी ऐलान कर दिया है कि PTI के सबके साथ इत्तेहाद हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट PTI के साथ नहीं होगी। नहीं जी, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। अगर आप इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो फिर लोगों को आज़ाद छोड़ दें, उनको ये फैसला करने दें कि वो किस जमात के साथ जाना चाहते हैं, और ये ना कहें कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं, इसके साथ चले जाओ। पीपल्स पार्टी ने देखें, तमाम जो हमारी रिजर्वेशंस थी इंटरम सेटअप के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हम बारहा बोलते रहे हैं और आज भी बोलेंगे, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि गो कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, उसके बावजूद हम इलेक्शन प्रोसेस से नहीं भागते, हम मैदान खुला नहीं छोड़ते। और देखें, इसीलिए हम मैदान में जा रहे हैं। वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त ग्राउंड में है, वर्कर्स में है, कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। बलूचिस्तान में हम गए, हमने बहुत बड़ा जलसा किया। हमें ये चीज़ें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी या कहीं से धमकी आएगी, कोई डर खौफ, पीपल्स पार्टी इन चीज इन शर्मिला साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। हमने कोशिश की गई। विल वेट फॉर द कनेक्शन टू रिस्टोर। आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर होता है, मैं उस वक्त तक जो है वो इफ्तिखार शिराजी साहब, बल्ले का निशान, ये तो बड़े दावेदार थे, बाकी जमातें कहती हैं कि पॉपुलैरिटी हमारी बेहतरीन है और ये सब सर्वेज झूठे हैं जो PTI के हवाले से आ रहे हैं। ये जो इस वक्त सिनेरियो है कागजात नामजदगी वाले मामले पर, व्हाट डज दैट टेल अस, और ये जो बल्ले का निशान है ये कितना बड़ा ख़तरा है इन सियासी जमातों के लिए? देखिए, वजह क्या बनाई जा रही है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और अगर आप हकीकत पसंदाना नज़र से देखें तो जो बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उन पर मेरे ख़्याल में PTI के इलेक्शन से ज़्यादा सवालात उठते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन बायस नज़र आता है, और 2 रोज़ पहले भी जो 40 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा उनके सामने रखा गया PTI के, जिसमें गोया कि आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ इससे एक महलाफाइडी, एक बदनीयती नज़र आ रही है, और एक सियासी जमात को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी है कि शायद एक जो पॉपुलर निशान उनके पास है वो उनसे ले लिया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में अब डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, अब कोई भी चीज़ 1 मिनट के अंदर कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर जाती है। तो अगर आप तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं भी दे रहे और उसकी जगह आप बदख का निशान देंगे ना, तो मेरा ख़्याल में अगले 1 घंटे में पूरे पाकिस्तान में उनके वोटर सपोर्टर्स को मालूम हो जाएगा कि अब हमने, लेकिन अगर हर हल्के में मुख्तलिफ निशान होगा फिर नहीं अगेन, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में ये वो टैक्टिक्स हैं मेरा ख्याल में कि जो बड़े कारगर साबित नहीं हो सकते। गोया कि अगर आपने किसी जमात को शिकस्त देनी भी है तो वो उसका तरीका तो यही है कि उसको आप खुला मैदान दें और लोगों को डिसाइड करने दें। लेकिन अगर आप किसी जमात के प्लेटफॉर्म से शिराजी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो उसका मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट अगर हो जाते हैं मुमकिन तौर पर, तो आपको अगले चंद रोज़ में अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन डेवलप करनी है, आपने बैठना है किसी जमात के साथ। इसका मतलब यह है कि जो 70 सीटें हैं रिजर्व खवातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, उसमें आपका हिस्सा खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि आप दौड़ से आउट। बिल्कुल मेरा ख्याल में, और जदून साहब बेहतर बता सकते हैं कि शायद अगर 20 जनवरी तक ये मामला तय नहीं होता, 13 तक अगर नहीं होता तो फिर यकीनी तौर पे PTI के लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। और जो आपने कहा है कि जो मखसूस नशिस्तों में जो उनका हिस्सा है फिर उससे महरूम हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं एक पूरा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है ना, जिससे लग रहा है कि एक सियासी जमात शायद वो मकबूल है या उससे कोई अदरवाइज़ खौफजदा हैं लोग, और उसको एक तरह से सिस्टम से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश हो रही है। सही। शर्मिला साहब का कनेक्शन रिस्टोर हो गया, आई गो बैक टू हर। शर्मिला साहब, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको भी बहुत से जबर का सामना करना पड़ा, आपकी तारीख रही है एक। लेकिन इस वक्त मुझे बताएं कि इस वक्त तो आप लोगों के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फोकस जो है वो रखा हुआ है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? आपने यौम तासीस भी वहाँ पे किया,
बिलावल का फोकस अपने वर्कर कन्वेंशंस के लिए खैबर पख्तूनख्वा था और उन्होंने वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी स्पीच करते हुए ये कह दिया कि हमें ये बता दिया गया है कि आपको यहाँ वर्कर कन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर के वज़ीर आला का फ़ैसला हो गया है और पंजाब भी आप नहीं जा रहे। ये कौन आप लोगों को बता रहा है और आपकी मानाखेज़ मुस्कुराहट का मैं क्या मतलब समझूं? आप मेरी माना खेज मुस्कुराहट का ये मतलब समझें कि जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ और जो मैं नहीं कह पाऊंगी वो भी आप समझ रहे हैं। देखिए ये बड़ी प्लीज कैरी ऑन। की बात है कि हम तो तमाम सूबों में जलसे कर रहे हैं, पंजाब में भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जो जमात हमसे सवाल ये हो रहा है कि आप पंजाब में क्यों नहीं जा रहे, लेकिन जो जमात ये दावा कर रही है कि हम पंजाब से 125 सीटें ले जाएंगे, वो भी तो जलसा नहीं कर रही पंजाब में। उनका पीर तगड़ा है जी, वो कहते हैं हमारा पीर तगड़ा है, हमें जरूरत ही नहीं है। किसी भी सूबे में जलसा नहीं कर रही। हम सुन रहे हैं सिंध आएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बलूचिस्तान के तो जगह जा रही है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि वो जो हवाओं के रुख की बात हो रही थी ना, तो वो शायद उन्होंने सोचा कि हवाओं का रुख हमारी तरफ है तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सही। जहांगीर जदून साहब, ये जो खुद एतमादी हमने देखी है मुस्लिम लीग नून में, उनके एहसन इकबाल साहब, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए चल रहा है। ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कोई हवाओं का रुख ऐसा नहीं है जो कि अवामी सतह के ऊपर नून लीग के लिए चल रहा हो। तो ये खुद एतमादी उनका पीर तगड़ा है? नहीं, अब देखें, ये तो एहसन इकबाल साहब तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नेशनल असम्बली से। अगर उनको इतना ये नहीं पता कि लोग किस तरफ जा रहे हैं तो फिर वो इलेक्शन किस तरह जीतेंगे। तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, जो बंदा इलेक्शन में जाता है और अपने वोटर सपोर्टर के साथ इंटरेक्शन में रहता है, वो उसको पता होता है कि मैं ये सीट निकाल सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो वो अगर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो अवाम का रुख देखें, कोई किसी को इलेक्शन 19-20 आप समझ लें 200-400 वोट या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर आपका मार्जिन 10,000 15,000 आप कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी, तो उसको मेरे ख्याल में ऊपर नीचे कोई नहीं हो सकता। और जो अंदर मैकेनिज्म में अगर ये चलें खैर खैरियत से इलेक्शन होता है, तो पोलिंग एजेंट हर बंदे के अंदर मौजूद होते हैं। और अभी उन्होंने कहा जी इलेक्शन का रिजल्ट मौके पर ही देंगे हमें, और वो फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। तो इतना आसान काम नहीं है कि कोई हवा का रुख जो है वो बिल्कुल, अगर आपके पास वोट सपोर्ट नहीं है अवाम की, तो फिर हवा का रुख कुछ भी नहीं कर सकता। सही। इफ्तिखार शादी साहब, ये जो जाहिर है कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा होना कम होना ये एक चेंजिंग फिनोमेना है। खान साहब जो हैं वो कहाँ थी उनकी पॉपुलैरिटी फरवरी 2022? किसी से भी बात करते थे, लोगों में रिजेंटमेंट थी, कोई भी शख्स पीटीआई के साथ राज़ी नहीं था। इमरान खान जो है वो उनका ग्राफ बहुत डाउन था और यही जमात मुस्लिम लीग नवाज़ एक बड़ी पॉपुलर जमात थी। और आज की जो ग्राउंड रियलिटी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक पब्लिक रीच आउट होता है। सियासी जमातें ज़ाहिर है कि आवाम से रुजू करती हैं, राब्ता करती हैं। आजकल हमने देखा है कि मियाँ साहब रोज़ाना आते हैं, 12 मिनट का एक खिताब अपने पार्लिमानी बोर्ड से करते हैं, वहाँ पर 2017 की और 99 की बातें दोहराते हैं। आपको लगता है कि लोग, आवाम जो जिस माजी में मियाँ साहब जी रहे हैं, उस माजी को सुनना चाहते हैं? ये जो इस 1.5-2 साल के सवाल हैं उनके जवाब चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे ख़्याल में जो आपने मंजर कशी की है, कुछ सूरत हाल ऐसी है। और देखें, तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने 3.5 बरसों की हुकूमत में बड़ी अनपॉपुलर जमात बन चुकी थी, लेकिन जिस अंदाज में उसका एग्ज़िट हुआ है और जिस तरह किया गया है, एक तो ये है कि ज़ाहिर सी बात वो कितना ठीक नहीं था, अगरचे जमहूरी तरीका अपनाया गया तो एक उन्होंने पब्लिक सिंपैथी गेन कर ली है। साथ में फिर ख्याल ये था कि शायद ये 13 जमातें, उनमें 2 बड़ी जमातें तो ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, कि जिनको मुल्क में हुकूमत करने का बड़ा वसी तजर्बा है, कुछ 16 माह में शायद ऐसा कर देंगे कि लोगों के जहनों से पीटीआई उतर जाएगी। लेकिन इन्होंने भी 16 माह में कुछ ऐसा कमाल किया कि जो नेगेटिव इंडिकेटर्स थे वो पीटीआई के दौर से भी कहीं ऊपर चले गए। तो जाहिर सी बात है, अब एक तो ये वजह है ना कि 16 माह में ऐसा आपने जो क्या किया है कि आप लोगों को जाके बताएंगे जी हमने इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना या बाकी मामलात को ठीक करने के लिए एक ज़बरदस्त एफर्ट की और हमने पाकिस्तान को बेस्ट वे में रेस्क्यू किया, वो भी आपके पास नहीं है। साथ में जो सिंपैथी है लोगों की, वो इस वक्त बहरहाल तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। मालूम है लोगों को, जब बंद कमरों में बैठ के आप बातें करें, पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग नून हो या कोई और हो, उन सबको मालूम है
कि आम आदमी इस वक्त उस जमात की फेवर में बात कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में यही वजह है कि फिर ड्राइंग रूम से बैठ के आपको इसी तरह जब पार्टी टिकट तकसीम करते हैं उन्हीं इजलासों से खिताब करना पड़ता है। जब आप बाहर जाएँ, जिन हवाओं के रुख की बात कर रहे हैं हसन इकबाल साहब, उनसे कहें ना कि नारोवाल में एक जलसा रखें जिसमें मियाँ साहब को बुलाएं, बाकी क़यादत को भी कहें, ख्वाजा आसिफ साहब से कहें कि ज़रा सियालकोट में जलसा करें ना, खुद लाहौर के अंदर कोई जलसा रख लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन क्या इस वक्त है। मेरा ख्याल है जलसा भी वहाँ रखें जहाँ पर साल 2022 में पीटीआई ने जलसे किए हैं, यकीनन। तो ताकि कोई फुटेजेस और ड्रोन फुटेजेस का कंपैरिजन भी हो सके। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है आपको मालूम है कि एक बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों का कि कौन सी सियासी जमात का सरबराह कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, और क्या उसके खिलाफ कोई अपसेट हो सकता है। उस हवाले से जो दिलचस्प मंजरनामा डेवलप हुआ उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है कौन सी जमात का लीडर कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। अब हमें पता चल रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का N197 लाड़काना से आसिफ अली जरदारी साहब नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कराची के भी किसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनके हवाले से ज़ाहिर है कि लाहौर उसको वो गर्दानते हैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा भी, लेकिन उनके लिए भी बाहर हल्के तलाश किए जा रहे हैं। N15 मानसेरा से इंतखाबी जो कागजात हैं नामजदगी के वो मियाँ साहब के वसूल कर लिए गए हैं। सरगोदा के हवाले से नदीम अफजल चंद साहब ने क्लेम किया कि ये जो शाहपुर वाली सीट है जहाँ से इफ्तिखार गोंदल साहब का बयान करवाया गया है कि वो सियासत से तौबा करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये हल्का भी शरीफ ख़ानदान के लिए खाली करवाया जा रहा है। माजी में वो लड़ते रहे हैं सरगोदा से इलेक्शन। ये कितने महफूज होंगे ये हल्के, और कौन सी जमात कहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। और इमरान खान साहब का जो क्लेम था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा 3 जगहों से, वो हो पाएगा या नहीं, कंसिडरिंग जो केसेस उनके चल रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहब बताइएगा कि अब ये फाइनल हो गया है कि बिलावल जो हैं वो सिर्फ N197 से और कराची की किसी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, सूबे से बाहर कहीं और इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखिए जी, अभी कल का दिन बाकी है और उन्होंने लियारी से भी इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने लड़काना से भी लड़ना है और शायद वो कहीं और से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कल लास्ट डे है नॉमिनेशन का, सो मे बी फाइल्स फ्रॉम समवेयर एल्स आल्सो। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी प्लीज़ कंटिन्यू। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुझे याद है वो NA1 पेशावर जब हुआ करता था वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था अपने नॉमिनेशन पेपर्स। क्या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्लान है बिलावल का? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है तो प्लान नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि कल एक और दिन बाकी है, सो यू नेवर नो कि मे बी वो किसी और सूबे से भी इलेक्शन लड़ना चाहें। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो अभी आपकी सारी गुफ्तगू हो रही थी और आपके मेहमानों से भी जो गुफ्तगू हो रही थी, बात यह है कि इलेक्शन का प्रोसेस और इलेक्शन का जो एक प्री रिक्विजिट होता है लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो इस वक्त पाकिस्तान में एटलीस्ट 2 जमातों को नहीं मिल रहा। एक PTI को नहीं मिल रहा और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा। तो आइंदा आने वाले जो भी नताइज होंगे उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ सकता है। अब देखिए ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को हटाने की बात की गई और 2 दिन गुजर गए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अहकाम जारी हो तो वो तो फौरी तौर पर उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। तो क्यों नहीं हो पा रहा? इस इलेक्शन कमीशन को, उस इदारे को वो तक़वियत, वो इंकरेजमेंट और वो हौसला और वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए? ये हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो हमारे मिजाज के भी खिलाफ हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के भी खिलाफ हैं, लेकिन हम उस इलेक्शंस में जा रहे हैं बिकॉज हम मैदान खुला छोड़ के नहीं जाते। जी जहांगीर जदून साहब, खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं और अब जो फैसला आया है कि उनका जो तोशाखाना वाला मामला था उसको निपटा दिया गया, उनकी अपील जो है वो फ़िलहाल नहीं सुनी जा रही, वो मामला जो है वो आपके इल्म में है। तो ये क्लेम PTI का कि खान साहब लड़ेंगे, लड़ पाएंगे इलेक्शन?
नहीं, देखिए इन्होंने जो तोशाखाना केस था उसमें अपील पे तो डिसीजन लिया ही नहीं है। दो तरह के, पहले इन्होंने अपनी जो सजा थी वो सस्पेंड कराई, वो तो सस्पेंड हो गई क्योंकि उनकी सजा 2 साल के दरम्यान थी नॉर्मली हाई कोर्ट, वो भी बहुत जल्दी इन्होंने 426 के तहत हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी। बाकी दूसरा इनका ये था कि कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड कराना चाहते थे। वो अपील पे तो आर्गूमेंट ही नहीं हुए कि अपील वो एक्सेप्ट करें, रिमांड करें या कह जी केस ठीक है, उस पे मेरिट पे फैसला ही नहीं हुआ। ये कन्विक्शन सेट असाइड करा रहे थे, तो उन्होंने आज जो है वो फैसला दिया कि हम कन्विक्शन सेट असाइड नहीं करा रहे। तो अब अगर किसी ऑफेंस के अंदर किसी बंदे को कन्विक्शन हो तो वो सस्टेन कर रही हो तो वो तो इलेक्शन के लिए फिर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। और इस पे जो इलेक्शन कमीशन का है उन्होंने ऑलरेडी 5 ईयर्स के लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है इस ऑफेंस के अंदर। तो अब देखना ही है कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इनको वहाँ से रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। तो भी इनका मेरे ख्याल में केस जो है वो मुश्किल में पड़ गया है और मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये इलेक्शन लड़ सकें। तो ये मियाँ साहब जो हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो भी नाअहल हैं और उनकी जो नाअहली है वो मामला मीर बादशाह केसरानी वाली जो दरख्वास्त थी, उनकी 62(1)(f) वाली जो नाअहलियाँ हैं, उन तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ आपकी नज़र से गुजरा होगा वो इश्तिहार, जो इश्तिहार छपा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला तो टेकअप करने जा रही है। जो लोग ताहयात नाअहल हैं उनको अहल करार दे दिया जाए, मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ पाएँ। अपेरेंटली लगता ये है कि ऐसा होने जा रहा है। तो जो लोग अहल हैं इलेक्शन लड़ने के, उनकी जो अहली है वो नाअहली में जो बदली जा रही है। शर्मिला साहिबा ने भी तज़किरा किया कि 2 जमातें हैं जिनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। आपको लगता है कि जो दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई ने, उसको वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा? ये देखिए ना, अभी तो नहीं है, आज उसका फैसला है। तो अगर कल ये परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीव टू अपील करते हैं तो वो लीव टू अपील अगर ग्रांट होती है, मेरिट पे अगर वो कहते हैं कि ठीक है कन्विक्शन जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, तो फिर तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। इनका केस और उनका थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वो तो देखिए फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई, उन्होंने ये देखना है कि अगर वो 5 साल पूरे कर चुके हैं उनके लिए, तो देखें ना, अगर वो फैसला ये आ ही जाता है कि जी 5 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन है, तो एक किस्म का वो तो अपना एक कन्विक्शन गुजार चुके हैं। वो जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन मिली है, जो मेरे ख्याल में तो अगर मेरिट पे जाए तो वो लदा बहस होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है जी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल है, तो इसका मतलब इन्होंने तो अपनी सजा फिर 5 साल की एक्सेप्ट कर ली है कि जी 5 साल में जो है वो डिस्क्वालीफाई था, वो मैं ठीक हूँ। वो उनका केस जो है ना, अब अगर उस पे जो लॉ बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट उसको रिकग्नाइज कर देती है, तो फिर तो वो 5 साल के लिए होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इस तरह आपने कहा, यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को वैलिडेट कर देगी कि ये ठीक है 5 साल के लिए, क्योंकि काफ़ी ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं कि जी देखा ना, एक बंदे को बात तो फिर वही पहुंचती है ना। अगर पनामा के अंदर आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जिन जजों ने इसको डिस्क्वालीफाई किया, एक अभी चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए हैं उनकी 20 जजमेंट बाद में आई हैं, वो कहते हैं यार ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बंदे को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। उसकी इंटेंशन देखनी चाहिए कि अगर उसके कोई एसेट्स ऐसे थोड़े बहुत, एक कनाल जमीन रह गई है, कोई उसने 1000-20,000 रुपये शो नहीं कर सका, या मतलब है कोई माइनर चीज़ ऐसी रह गई है, कोई जेवरात रह गए उसने डिक्लेयर नहीं किए, तो उसकी इंटेंशन देखें कि वो जो चीज़ें छुपा रहा था वो कोई इंटेंशनली छुपा रहा था, कोई टैक्स बचा रहा था, उसकी उसमें मेलाफिडी क्या थी। तो ये उमर अता बंदयाल साहब जो है इस पर काफ़ी जजमेंट दे चुके हैं, और इसमें उन्होंने कहा था कि ये बड़ी ज्यादती है कि आप किसी बंदे को एक छोटे से, अगर जिस तरह उन्होंने कहा जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दें, ये फंडामेंटल राइट की भी अगेंस्ट है। इसमें सारे लोगों की यही डिसीजन है कि इसका कोई जो टाइम फ्रेम है वो 5 साल होना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें तो यही बात समझ आई है कि सियासतदान जो है उसकी अहलियत का और उसके नाअहल होने का फ़ैसला जो अवाम करती है वही लॉन्ग टर्म फ़ैसला होता है। सियासत से, सियासी मंजरनामे से माइनस करने का फ़ैसला जो है वो अदालतों के पास ना हो, इदारों के पास ना हो, अवाम के पास हो तो बड़ा पक्का होता है, चाहे वो नवाज शरीफ के लिए हो, इमरान खान के लिए हो या पीपल्स पार्टी के लिए हो। इफ्तिखार शिराजी साहब, मैं तबसरा सुन रहा था फैसल वावड़ा साहब का, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है ना, उनकी जमात वो अकेले दौड़ में है और अकेले हो के भी ये चौथी पोजीशन पे भी नहीं आ रहे। सूरत हाल ऐसी है, आपको लगता है कि ऐसी है? मेरा ख्याल में आपको शर्मिला से जो सवाल करना था वो ये करना था कि जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नहीं है, क्योंकि मुझे जो कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं, कुछ इतलात हैं कि शायद आसिफ जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कंसिड्रेशन में है। तो जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको सेकंड करने जा रहा हूँ कि इस वक्त अगरचे उसी तरह यह है जिस किसी ज़माने में जब पनामा केस पे फैसला आया था तो पहले मुस्लिम लीग नून मिठाइयाँ बांट रही थी, मिठाइयाँ खा रही थी और बाद पे फिर अफसोस का इज़हार कर रहे थे। इस वक्त भी उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही है, और एहसन इकबाल साहब भी ये फरमा रहे हैं
कि शायद हवाओं का रुख मुख्तलफ हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी भी कहीं चीज़ें ग्रे एरिया में हैं, अभी डिसीजन नहीं हुए बहुत सारे। हवाओं का रुख तब्दील भी हो सकता है। और जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने निगरान काबीना से इस्तीफ़ा देने के बाद उनका हाथ आसिफ जरदारी के हाथ में थमा दिया गया है, तो मेरे ख्याल में उससे लग रहा है कि सिचुएशन कुछ अदरवाइज़ हो सकती है। तो मैं पाकिस्तान में तो कुछ बैद भी नहीं है ना आपको साहब, यहाँ पे रातों रात किसी ने सोचा था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म होंगे? मुझे तो एक सहाफ़ी दोस्त कह रहे थे कि एक रात पहले मेरी और काकड़ साहब की टेलीफोन एक तवील गुफ्तगू हुई और जिसमें हम ढूंढ रहे थे कि यार निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और अगले दिन वही शख्स के जो निगरान प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ रहा था वो इस मुल्क का निगरान प्राइम मिनिस्टर था। ये तो हुमा है, उड़ रहा है जिसके सर पे बैठ जाएगा। मैं एक जरा कोई क्वेश्चन जो है ना वो कानूनी एतबार से जहांगीर जदून साहब से पूछ लूँ। जहांगीर जदून साहब, ये मैं आज बयान देख रहा था, चेयरमैन सेनेट वो भी इंटरेस्टेड हैं, निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जमाल रईसानी भी, उमैर हसनी भी, जो निगरान काबीना जो लोग छोड़ के गए हैं। एक तो आइन का आर्टिकल 224(1) भी बड़ा क्लियर है हमारे ख्याल में, तो कि जो भी निगरान काबीना में है वो इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस में ना वो, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये क्यों कर हो पाएगा? और दूसरा, साजिद सादिक संजरानी साहब, उनको स्टेप डाउन नहीं करना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए? बात आपने की है बिल्कुल ठीक है। ये तो आईनी तौर पे इलेक्शन जो है वो बैन है कि कोई भी बंदा केयर टेकर जो मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ना वो खुद ना उसके जो क्लोज फैमिली, ये आइन में लिखा हुआ है, ये आप और मेरे कहने की बात नहीं है। तो वो तो इलेक्शन जो है अभी जीत लियो आ रहा है, इस पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। तो संजरानी साहब, तो उसमें ये है कि आप 2 सीटें होल्ड नहीं कर सकते किसी एट ए टाइम, किसी कौमी असम्बली की या प्रोविंशियल असम्बली की या सेनेट के चेयरमैन की। शायद वो अभी पेपर जमा करा दें, लेकिन वो इलेक्ट होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो दोनों चीजें जो है वो नहीं रख सकते। नहीं, बट इतने बड़े ओहदे पे रहता हुआ शख्स अगर वो इलेक्शन लड़ेगा, जो उसका हरीफ है, उसके लिए तो फिर स्पेस ही नहीं रही। कहाँ चेयरमैन सेनेट नहीं, अगर वो कहता है जी कि ये इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है कोई गवर्नमेंट मशीनरी यूज करके, या ऐसा कोई लिवर है गवर्नमेंट की साइड पे, बाय डिफॉल्ट उनके साथ स्क्वाड चलेगा, प्रोटोकॉल होगा, उनके पास सरकारी वसाइल होंगे, वो हल्के में जाएंगे, कहीं तकरीर करेंगे, क्या उनका स्टाफ वहां तो नहीं होगा? जो दूसरा उम्मीदवार है उस बेचारे का क्या कसूर है जिसके ऊपर कदगन है कि 20-30 लाख से ज्यादा? जितने भी सरदार हैं वो वैसे भी स्क्वाड के बगैर नहीं चलते। वो कहते हैं जी हमें लाइफ थ्रेट है। वो आम बंदा भी तो जो सरदार होता है वो भी स्क्वाड पूरा ही लेता है, कहता है जी हमें बस उनका यही शुगर लेके आगे पीछे गाड़ियां लगी रही हैं, काम चलता रहे। तो वो मेरे ख्याल में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। अल्टीमेटली जिन लोगों ने वोट देने हैं वही मैटर करते हैं कि किसको लोग चुनेंगे और किस तरह उनका इंतखाब होगा। सही। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, वरना इफ्तिखार शिराजी साहब ने जो शर्मिला फारूकी साहबा की पार्टी के डबल पी वाली पार्टी के जो सदर हैं आसिफ जरदारी साहब, उनके हवाले से बात की, उस पर ज़रूर तबसरा लेता है। शर्मिला फारूकी साहबा बहुत शुक्रिया, जहांगीर जदून साहब शुक्रिया, इफ्तिखार शिराजी साहब बहुत शुक्रिया। ये है जनाब मंजरनामा 21 दिसंबर तक का। हमारे लिए तो हफ्ता इख्तिताम पजीर हो गया। मंडे को इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम के ज़रिए आपसे रब्ता होगा और इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।